लेकिन किसी वे में सर अपनी माइंड को प्रमोट करते कहो या फिर रिक्वेस्टली माइंड को किसी तरह समझा करके आप जैसे लोग, आप जैसे टीचर जो है एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं। जो पैरामीटर सारे फुलफिल किए हैं, उसके बाद भी हमें नौकरी मिलती है। हम किससे उम्मीद करें? हम 2 साल से रेगुलर सभी जहां से हमारा प्रयास हो सकता है वो हम प्रयास कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे इनकी सिर्फ बातें सुनने पे इनको क्या महसूस हो रहा। 99% नेता के बाल बच्चा को कंपटीशन करा दिया जाए इस नौजवान के साथ, वो फेल हो जाएंगे। मीडिया तब तक नहीं उठाएगी चीजों को, हमारी चीजों को, जब तक मीडिया मजबूर ना हो जाए। तो बार तक हम थाने भी जा चुके हैं सर, हमें पुलिस पकड़ के भी ले गई है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जब हम मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें पकड़ के थाने ले गए कि आप बिल्कुल कि आप यहाँ मत रहिए, आपका कुछ काम नहीं होगा। सर से बात करते हैं, वो कहते हैं देख रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं हमारा नोटिस कब निकलेगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मेरे बच्चे सब यही वेट करते हैं, पापा कब नौकरी लगेगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज आप जान पाएंगे कि कैसे जवानी बर्बाद की जाती है रेलवे की तैयारी में, और जब एक बच्चा तैयारी कर लेता है उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कितना तड़पना पड़ता है, ये बात आप महसूस कर पाएंगे इन बच्चों के पैरों को देखकर। गरीबी में कहते हैं आटा गीला, इसका सही उदाहरण इन बच्चों के साथ पेश होता है। चप्पलें घिस जाती हैं और उन घिसी हुई चप्पलों के साथ जब ये सफर करते हैं तो चप्पलें भी चोरी हो जाती हैं। मेरे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं पूरे भारत के बच्चों से, और ये जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे वो हैं जो पूरे भारत से आए हुए हैं। ये वो प्रताड़ित बच्चे हैं जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई, उसमें 314 बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आज सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और आप सबसे प्रार्थना है इस बात की, मैंने आज तक तो नहीं कहा लेकिन आज जरूर कह रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आज इनके साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इन सब बच्चों की आवाज के लिए हम एक ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं 27 तारीख को। 27 अगस्त को एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं ताकि इन बच्चों की आवाज को बुलंद बनाया जा सके और इन बच्चों की आवाज को अथॉरिटी तक पहुंचाया जा सके। आप भी इस वीडियो को पहले ध्यान से सुनिए, और अगर आप इनके दर्द को महसूस करते हैं, अगर आप भी गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, अगर आपने भी गरीबी के संघर्ष देखा है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपनी औकात से भी ऊपर शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे और ये बच्चे धीरे 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 इस वीडियो को इतनी दूर पहुंचाएं कि इन बच्चों की समस्या का समाधान हो। नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरे साथ जाने माने शिक्षक विपिन यादव सर हैं जो इस समय बिहार में चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपिन सर के पास ये बच्चे पहुंचे क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों की आवाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन्हीं में विपिन मुखिया सर हैं, अभिनय सर हैं। तो ये सारे बच्चे आप जानेंगे इन बच्चों से, कोई बच्चा कर्नाटका से है तो कोई बच्चा राजस्थान से है तो कोई बच्चा केरल से है। कुल मिला के 314 बच्चे हैं जो दर दर भटकने लग रहे हैं। और एक दिन ये पहुंचे विपिन मुखिया सर के पास बिहार। आप सोचिए ये बच्चे कहाँ से और कहाँ पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे, इनसे बात की और कहा कि मुद्दा उठाया जाए। विपिन मुखिया सर कि इस समय अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बिहार में इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं सर। ऐसी खराब और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को हटाने के लिए इन्होंने तुरंत अपना चुनाव प्रचार बंद किया और इन बच्चों के साथ दिल्ली आए, और अब बहुत सारे मीडिया हाउसेज में इन बच्चों के साथ सर डिबेट करवा रहे हैं, इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स को के साथ भी उठा रहे हैं। और ये सौभाग्य विपिन मुखिया सर ने मुझे भी दिया कि मैं भी इन बच्चों की आवाज को आप लोगों तक पहुंचाऊं। सर आपका स्वागत है, और बच्चों आपका भी स्वागत। धन्यवाद सर। सर को हर कोई जानता है, लेकिन आज बात सर की नहीं होगी, आज इन बच्चों की बात होगी। सर पहले आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले? Myself Abdiel sir, I am from Karnataka sir. Abdiel sir. ABDIL. IEL. Abdiel. You are from Karnataka. I am from Karnataka, yes sir. And you are here just because of that vacancy. Yes sir. Issues. Yes. Nice. Sir, my name is P. Urukundu, sir. Piyush? Urukundu. P. Urukundu. P. Urukundu. You are from? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yes, sir. Okay, yaar. You are also affected by this. Yes, sir. So how many students are preparing for government competitive exam at there? In Andhra Andhra or Karnataka? Because I do not think so much of awareness are there for No, government sir. competitive exam, or is there? Is there, sir? Is there, there? sir? Number of candidates, sir.
Okay. So, is there any coaching institutes there which is very famous and you are taking coaching from them? Particularly railway is not awareness. Particularly, Particularly no not awareness. coachings. No coaching centers. Only But state constables. unstable. Only. Okay, Only. okay. But I tried Okay. so that we can make possible that career will reach Okay. there and will provide you coaching for other exams also. Okay, sir. मेरा नाम उजित कुमार हुआ और बिहार का जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव अलागंज गांव हुआ। ये काफी छोटा गांव है ये। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम उजित कुमार हुआ सर। उजित कुमार, बिहार से। जी सर। ये जूता कैसे फटा हुआ आपका? सर ये जूता मैंने 2022 में लिया था, हाँ, पर काफी अथक प्रयास करने के बाद रेलवे अधिकारी से मिले, जन जन इतना भटके कि मतलब दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक इतना गए जितना कुछ कहना नहीं सर। ये जूते 3 सालों में इतना बार पहने, मतलब इतना भटके जिसका कुछ कहना नहीं है सर। ये आज तक इस कब खरीदाएगा न्यू ये मुझे नहीं पता सर। अगर ये सफलता मिलती है तभी न्यू जूता ले पाऊंगा सर। ये सच बात है, एक गरीब के लिए पैसे की कीमत वही जानता है। जी सर। और आप कितने सालों से इस एक नौकरी के लिए, जबकि सिलेक्शन हो गया, सारी चीजें होगी, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, और उसके लिए भटक रहे हैं। माँ बाप कहते नहीं है कुछ इन चीजों के लिए कि यार आप भटक रहे हो, अब नहीं देनी सरकार ने नौकरी, सरकार ने धोखा दे दिया आपको? सर कहते हैं, पर मैं यही कहता हूं कि सर पे बिलीव है और अपनी संघर्ष पे बिलीव है। जितना अपनी लेवल होती है उससे ज्यादा करता हूं, पर क्या किया जाए, नहीं हो पाता तो आप जैसे लोग मोटिवेट होते हैं, फिर आगे आकर के काम करने की कोशिश सर करते हैं। ये ऐसे शिक्षित नौजवान है ना जो हर जगह से प्रताड़ित है। हर जगह से जब ये बेरोजगार हैं तो अपने परिवार, पूरे समाज से प्रताड़ित है, और शिक्षित होकर तब सोचिए 2019 से अभी 25 चल रहा है, 5 साल में सरकारें बदल जाती है, सरकार दोबारा बनता है, और ये लड़का सब अभी 19 से 25 6 साल से खाली भटक रहा है वो ग्रुप डी के नौकरी के लिए। और सब कुछ पास होने के बाद, ऐसा नहीं है कि ये फेल वाले बच्चे हैं, हाँ, सेलेक्ट होने वाले सिलेक्ट वाले बच्चे हैं, और सिर्फ इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, ये बच्चे हैं। अब ये प्रताड़ित नहीं तो क्या है? सर हमारी गलती क्या है? आपने रेलवे नोटिफिकेशन निकाला, आपने कहा कि 65 नंबर लाना है, बच्चों ने 65 नंबर ला के दिया। बच्चों ने रेलवे ने कहा कि 100 मीटर दौड़ना है, मैंने 100 मीटर दौड़ा। रेलवे ने कहा कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आना है, तो उन्होंने मैंने 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर ला के दिखाया। फिर रेलवे ने कहा कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड में हम लोग फिट पाया। तो सर हम अब क्या करें? जितनी कैपेबिलिटी होती है उतना मैं कोशिश कर रहा हूं, और पास करके भी दिखाया। तो सर अब हमारी गलती यहाँ पे कहाँ है? ये तो सरकार देख सकती है, या फिर जो रेलवे डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो देख सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ है। जो आपने कहा वो मैंने फॉलो किया, अगर अनफॉलो करते तो हम अवॉइड कर दिए जाते। सर आज तक मैं बता दूं, एक नॉर्मली डाटा 2022 के बाद हम लोग 23 में कंप्लीटली फुल्ली कर लिए। 10 मार्च 2023 को मेरा मेडिकल हो गया। उसके बाद से अभी हम लोग मतलब 4-5 जने मिल कोर टीम है हमारी, 7-8 टीमों का, उसमें हर एक पॉइंट को बारीकी से, मतलब पढ़ाई कम, नोटिस पे ज्यादा ध्यान रहता है कि हमारे साल हो गया। जी सर, आपका सब कुछ फाइनल होने के बाद भी 2.5 साल होने के बाद अब हमारा ऐसा दिन आ गया है कि सर पढ़ाई कम, नोटिस पे ज्यादा ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये नौकरी अगर हो जाती है तो आगे जाके कोई और नौकरी की तैयारी करेंगे ताकि बेस्ट होगा, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है सर। एक गरीबी इंसान गरीब ही जानता है, और उसको दर्द को कौन समझता है? अगर समझ को जाता है, जैसे आप जैसे टीचर जो समझ जाते हैं, वो आप बच्चों को प्रोत्साहन करके आगे की ओर करके वो नौकरी देने में हेल्प करते हैं। अगर ये रेल मंत्री हो या फिर किसी भी विभाग में हो, अगर ऐसे चलता रहा तो देश को क्या होगा? आखिर गांव के एक छोटे छोटे बालक कैसे पढ़ते हैं? सर मैं आपको बता दूं सर, मेरी हमारी जो कहानी है, मैं 6 में 10 किलोमीटर साइकिल चला करके 8 तक गया, मतलब 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना। मेरा रागंज गांव हुआ, वहां से 10 किलोमीटर मखदूमपुर पड़ता है। मैं वहां जा करके मतलब साइकिल से, सुबह में 8 बजे क्लास होती थी, साइकिल मतलब सुबह में 7 बजे हम चल जाते थे, मम्मी खाना दे ना दे कोई मैटर नहीं करता, पर हम साइकिल चला करके 10 किलोमीटर आते थे या 10 किलोमीटर जाते थे। फिर मैंने 10th किया यहाँ मानस इंटरनेशनल स्कूल है जहानाबाद में, फिर मैंने ट्रेन से किया। मेरे फादर किसान है, फिर मैं वहां पे भी गया। मैं वहां पे पैसे ना की वजह से रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था, पर एक मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा कि मैं पैसा देता हूं। पैसा दे करके 10,000 मेरे पेंडिंग जो थे 19,000 रुपये पेंडिंग थे,
उन्होंने 10,000 रुपया दे करके उन्हें रिजल्ट दिखवाया, मतलब समेटिव में कहानी चलता था, फॉर्मेटिव समेटिव, तो पैसे दे दिया गया। और उसमें मेरा क्या हुआ था, उसमें ओलंपियाड हुआ था, तो ओलंपियाड में हमने गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसके कारण प्रिंसिपल जो मिले हमसे तो 10,000 उन्होंने माफ कर दिया था। और फिर उस एक साइंस एग्जीबिशन हुई थी, एसडीएम आया था, तो उसमें भी मेरा सेकंड रैंक था। तो उसमें फिर हम लोगों ने, सर ने बुला करके मुझे अवार्ड दिया, और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद उन्होंने पैसे को डिक्रीज कर दिया। मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद का है वो, वहां से मेरी विचारधारा फिर चला 12th का। मेरे ऐसी कहानी सर कि एक भैंस गाय होता है, उसे बेच करके मैंने पैसा बाप ने लगाया है। लेकिन क्या किया जाए, अभी तक मतलब सक्षम नहीं हो पाए। बाप मतलब कोशिश करते हैं हर तरह से, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। कहाँ से करूं ना करूं, पैसे की इतनी तंगी है सर, जिसका कुछ खाना नहीं है। लेकिन किसी वे में सर अपनी माइंड को प्रमोट करते का हो, या फिर रिक्वेस्टली माइंड को किसी तरह समझा करके, आप जैसे लोग, आप जैसे टीचर जो है एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं। सर हम लोग का एक विचार था, सर के पास गए, बीपीएन सर के पास, उन्हें मेरी बात को 2 मिनट में, बातों को सर 10 मिनट का टाइम दिए, आ रहे हैं। एक दीपक सर थे, उन्होंने कहा कि सर आ रहे हैं। 10 मिनट में हमने वहां पे पूरी फाइल को समझाया, सर समझ भी गए। 2 मिनट में सर कहा कि मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप राकेश सर से मिलना, मैं तुरंत मिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक डेट दिया 19 तारीख को, फिर बोले कि सर मेरा कुछ कहानी है, तो मैं 20 तारीख को आपसे मिलूंगा दिल्ली में। फिर मेरा सर मीटिंग कुछ था रेलवे में, जो चल रहा था। फिर मैंने 20 तारीख को सर आपसे मिला, और जो बातें मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी पे में सर इतनी फाइलें हो गई, इतनी फाइलें, क्या माइंड उतर जाता है, कौन सी फाइल किस डेट में तुरंत माइंड कर जाता है। अभी हम लोग को क्या होना चाहिए था, रिजल्ट आ जाता, माइंड फ्रेश होकर के किसी अच्छी चीज का और तैयारी करते। ग्रुप डी एक तो मात्र नौकरी है सर, पर क्या किया जाए, हम जैसे लोग जो वीकर पर्सन में है, मतलब जो इकोनॉमिकली काफी लो हैं, उनके लिए क्या किया जाए। सोचता है कि छोटी नौकरी ले लिया जाए। हमारे घर में सर अगर हम जॉब होते, तो मेरी फैमिली में एक भी जॉब वाला नहीं है। अगर हम फैमिली में जॉब होते तो फैमिली को प्रमोट करते आगे की ओर, ताकि फैमिली बीकर काफी आगे जाता। स्थिति ये है सर कि इन्होंने थोड़ा देर पहले कहा मेरे पिताजी किसान हैं, तो किसान आप हरियाणा वाला मत समझिएगा। समझता हूं। आपके यहाँ के जो मैं किसान, आपके यहाँ क्योंकि चुनाव पर सर जब गया तब आप देखे हरियाणा मैंने से हालात वहाँ हैं, पे। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ऐसे किसान जीते भी हैं इससे। हम लोग का केवल पेट भर जाए ना, हाँ, उतना ही ये किसान काफी है। होता है वहां की खेती से। पेट भी सबके नहीं भरते, हमारे यहाँ खेती करके सबके पेट नहीं भरते, खुद के परिवार के। तो वो नहीं होता है कि हमारे यहाँ ये जो कहा, समझ लीजिए मजदूर हैं या मजदूर से नीचे के लोग हैं। जी सर। इनके। और मैं आप सबको भी एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप इन बच्चों का अगर दुख दर्द में कुछ मदद करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक मदद करिए कि इनकी बात को मन करके ध्यान से सुन लीजिए और अपने हर भाई तक पहुंचा दीजिए इस बात को। बस उतना ही आपको करना है। बाकी इनकी जो मदद होगी, जो हमारे में सामर्थ्य में, वो हम सब करेंगे। अब ये मुझे लगता है कि टीचर्स की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के हक की लड़ाई हम लड़ें, लेकिन आप अगर कुछ कर सकते हैं तो एक ही चीज कि इनकी बात को पहले सुने समझें, क्योंकि जो आज इनके साथ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। और उस बात को हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ ले और ये मान ले कि मुझे इस बात को हर कोने कोने तक फैलाना है। इकोनॉमिकली व्हाट्स योर My बैकग्राउंड? father is farmer, sir. और योर फादर इज फार्मर। Farmer. So it is very obvious that you are not very rich or not middle class. Otherwise, you are not here for Group D vacancy. Okay, na? Actually, my family members are only one person is in studying, sir. Only one person is Studying. Studying. My brothers all tailors, sir. 2 brothers. they do not study. No, sir. They are illiterate in terms of education. So how much important is this job for you? Sir, I get a lot of friend suggestions, sir. I am started first to bank preparation, sir. Yeah. 6 interviews, sir. And communication skills is a lot of. So interview fails, sir. Then railway, either side, railway side, sir. So I prepare one paper, which our institutes, no institutes, sir, is my kernel. Self preparation. Self preparation, YouTube channels. So how do you arrange money to come here? Part-time jobs. Part time. You are doing part time job, right? Notifications time, studying, sir. Notification out, part-time jobs, sir. Which type of part time job you are? Survey, hotels. अच्छा hotels है। Family support is थोड़ा कम, sir. अच्छा थोड़ा कम। And what's your family background? My parents are employed, sir. Both are employed.
बहुत आ रहे हैं, ठीक है। Myself Kranti, I came from Hyderabad, sir. Hyderabad. Actually, we started a long time ago for a government to get a government job. We had a thought that clearing prelims or some mains we will get a job. But later on coming to this level 1 preparation, after clearing everything, still in railways it mentions only prelims mains, but in actually one more stage is there, that is prelims mains and waiting time. But for this waiting time, no limit due to this government and I do what I can do, and I will do out of my box for this. And I think ये मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ है कि बच्चे मुझे कह रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मेरी जितनी भी सामर्थ्य है मैं उससे ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। और मैं समझ सकता हूँ कि आप हैदराबाद से हैं, आप कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। और मैं आपसे ही जाना, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 35 सर। 35, and you start preparation on which date? 2017 you are preparing, so it is around 8 to 9 years back. So you are at that time you are 26-27 year of age, and now you cleared the exam, and after clearing the exam you are just waiting, and now you are 35 years of age. And you are married or unmarried? Single. So you are single just because of job? If you getting a job, you will be getting married? Yes sir, we too waiting for that. And what's sir, give mic to what's your age? 33. So you are also preparing from 2019 or 17-18? 16. Okay, so you are also preparing for at an age of 25 years, and now you are getting 33. And yours? 30 years. And you preparing on 2018. Okay. हिंदी में अपने बारे में मेरा बताएं। नाम सौरभ धाकड़ है और मैं राजस्थान के भरतपुर जिला वैर तहसील से आता हूँ। और मेरे पिताजी खेती बाड़ी जैसे सभी लोग करते हैं। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 32 इयर्स। 32 इयर्स। और सेम केस होगा 7-8 साल पहले, क्योंकि 2019 में अगर फॉर्म भरा है तो उससे 1-2 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट की होगी। मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो लाइफ की जर्नी तो अब रुक गई होगी इस केस के चक्कर में? बिल्कुल सर, समझ में नहीं आता है कि हम इतना पढ़ लिख के मेरिट में आते हैं, सारा सब कुछ क्लियर करते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार, उसके बाद में भी अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर आगे अगर हम ऐसी तैयारी करेंगे तो क्या आशा है कि हमें कोई जॉब मिले। इससे अच्छा है कि किसी प्राइवेट नौकरी करके अपना घर चलाओ, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। और आपकी शादी कब हुई? सर मेरी शादी को 3 साल हो गया है। तो जब आपका रिजल्ट आया होगा, सिलेक्शन हुआ होगा, तभी आपने कर ली? बिल्कुल सर, इसी आशा से किया था कि अब मेरा रिजल्ट, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, मैं फिट हूँ, तो मेरा जॉब है तो क्यों ना आगे गृहस्थी की तरफ बढ़ा जाए, जैसा कि परिवार वाले भी उम्र हो गए, समाज भी यही चाहता है। बिल्कुल सर। आप? नमस्ते सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। सर मैं जयपुर जिले की विराटनगर तहसील से बिलोंग करता हूँ। सर अभी मेरा जिला कोटपुतली भैरोड लगता है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इस नौकरी के अलावा। मेरी ना एजुकेशन अच्छी हो पाई है, ना मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ा ना पाया है। मैं सब अपने बलबूते पे किया हूँ। सर ये वैकेंसी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। इसके लिए मैंने वो प्रयास किए हैं, मैंने वो प्रयास भी नहीं छोड़ा जो मैं नहीं कर सकता, वो प्रयास भी मैंने किया है। मैं खुद कमाता हूँ। मैं मेरी शादी होने के बाद मैं खुद जॉब करके और फिर मैंने ये तैयारी करी थी। मेरी जब जाके जॉब निकली है, मैंने कम से कम 10 साल तैयारी करी है, तब जाके लास्ट में जाके इस नौकरी में मेरा हुआ है। अब सर मेरी ओवर एज भी हो गई है, मैं कम से कम, मेरी 19/5/91 डेट ऑफ बर्थ है, मैं लगभग 35 वर्ष के समथिंग हो गया हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस नौकरी के अलावा। सर जब 15 जून को ये लोग 16-12 के नोटिस के अनुसार नौकरी दे रहे हैं, वो सभी पे लागू है, हमें छोड़ रहे हैं, तो सर ये कहाँ का न्याय है? हमारी कोई गलती नहीं है। हमने एक प्रोसेस में फॉर्म फिल किया था, उन्होंने भी फॉर्म फिल किया था,
हम इनके पैरामीटर सारे फुलफिल किए हैं, उसके बाद भी हमें नौकरी मिलती है। हम किससे उम्मीद करें? हम 2 साल से रेगुलर सभी जहां से हमारा प्रयास हो सकता है वो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट अभी तक नहीं मिल रहा है। और मेरे माँ बाप अनपढ़ है, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो यही सोचते हैं जब भी जाता हूँ घर, जब कि बेटा कब नौकरी लगेगा, किसको बताया, क्या बोले उनको। हमें पुलिस ने भी उठाया, जब बार बार आए, जब मंत्री जी के गेट पे भी गिड़गिड़ाया, हमें हमारी किसी ने आवाज नहीं सुनी। वहां भी जाके बोलते सर एक बार हमारी बात रखिए तो सही, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार है। थाने पे जा जाके वही खड़े हो जाते, फिर हमें छोड़ दिया जाते, खाली हाथ घर लौट जाते। सर से बात करते, वो कहते हैं देख रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं हमारा नोटिस कब निकलेगा, समझ में नहीं यार। मुझे तो मेरे बच्चे सब यही वेट करते पापा कब नौकरी लगेगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरा एक कला भी बैठ गया, ये आवाज उठाते उठाते मैं आरआरसी चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ के आरआरसी चाहता हूँ और उनसे बात करता हूँ। एक सर समझा देते हैं, दूसरा में उल्टी हमारे भी हमारी बात थोप देते हैं। हम पिछली बार कुछ दिन पहले मैं आरआरसी गया था, चेयरमैन सर ने मुझे बिल्कुल ही समझाया कि अभी आपके लिए वहां से लेटर आएगा जब भी हम करेंगे। जब मैं पीसीपी सर के पास जाता हूँ, मैं ये सोच के गया था कि ये मेरे राजस्थान से है, मेरी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अलग ही बोलते हैं, कुछ अनर्गल बातें भी बोलते हैं जो मैं आपके इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए सम्मानीय है, क्योंकि एक पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम किस किस का मतलब प्रताड़ना सहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से और आपसे यही उम्मीद करके आए कि हमारी सर हमारी बात सुनिए और हमारे को बुलाया है तो जरूर हमारी बात मंत्री जी तक पूछेगी। जैसे उन्होंने 15 जोन के लड़कों को जॉब दिलवाई, उनके हस्तक्षेप के बाद ही जॉब मिली सभी को, तो हम भी चाहते हैं कि मंत्री जी हमारी बातों पे, जो हमारा जो मैटर है, इन पे हस्तक्षेप करें और हमें भी जॉब दिलवाएं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी बातें सुनी है, उसके लिए सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और आप समझ पा रहे होंगे इनकी सिर्फ बातें सुनने पे इनको क्या महसूस हो रहा, आप समझ सकते हैं कि एक 35 साल का बच्चा जिसकी शादी हो चुकी, जिसके बच्चे हैं, और इस उम्मीद में बच्चों ने शादी की कि भाई अब तो नौकरी हो गई, सारे प्रोसेस फाइनल हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गई, और उसके बाद फिर धक्के खाने पड़ रहे हो। और आपको उस दिन पता चलेगा इस दर्द का, क्योंकि हम जब ये एसएससी और रेलवे वाला आंदोलन हुआ तब हमने देखा कि नेताओं के दरवाजे पे जाके 2-2, 3-3 घंटे आप लोग बैठे रहो, तब वो मिलते हैं 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में हम इतनी बड़ी फाइल उनको दिखाते हैं, कहते हैं हाँ 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 ठीक है समझ में आ गया, ठीक है ये लेटर तुम उसको देना। ये होता है इन बच्चों के साथ। सर ये अभी जो कह रहे थे कि सर हमारी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई गरीबी में, मैं बताता हूँ इन्होंने जो एजुकेशन लिया ना सर, जो ये कंपटीशन पास करके आए अभी, रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है, पहले रिटन है, फिर फिजिकल देते हैं, मेडिकल देते हैं, 99% नेता के बाल बच्चा को कंपटीशन करा दिया जाए इस नौजवान के साथ, वो फेल हो जाएंगे। मैं बात बताना चाहूंगा, हो सकता है आप उस बात को सोच के, या जो भी सुन रहा होगा हमारी बात को, वो हो सकता है अचंभित हो जाए, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जब मैं अपने भाई दिनेश से मिला तो मुझे नहीं पता था ये क्या काम करते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये इन्होंने एक ऑटो खरीद के किस्तों पे अपने परिवार को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये दिन रात ऑटो चलाते हैं, जहाँ जब भी टाइम मिलता है रात में टॉर्च, मतलब जैसा भी इनको पढ़ना होता है, दिन में धूप में खड़ा करके इन्होंने अपना परीक्षा पास किया। तो कितना मुश्किल है उस नौकरी को पाने के लिए सर, और दर भटकना। बिल्कुल सर, उसके बाद में भी नौकरी नहीं मिल रहा है सर। सर एक सिस्टम तो मेरे साथ ये हुआ, मैं बार बार यहाँ प्रयास कर रहा था, मेरी गाड़ी में बाहर खड़ी करके आता हूँ जयपुर में, तो सर क्या हुआ, मैं आया यहाँ मेरे प्रयास के लिए, उसी दिन रात को मेरे साथ ये सिस्टम है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई सर। वो भी मेरे लिए एक सेटबैक था, फिर भी मैं इस प्रयास के लिए लगा हूँ कि मुझे ये नौकरी मिले। मेरे लिए ये नौकरी मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ देना चाहता हूँ, मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं फिर आपकी इस वीडियो के माध्यम से सभी अधिकारी और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मामले में SWR के जो भी B2C1 पेंडिंग कैंडिडेट है, उन सभी को ज्वाइनिंग दिलाने का प्रयास
करे। और अब आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, मेरे बिना बोले भी आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे कि ऑटो एक बेरोजगार आदमी जब तैयारी करनी शुरू करता है और लंबे समय तक 10-10 साल तक संघर्ष करता रहता है नौकरी के लिए, फिर वो नौकरी मिलती है और उसके बाद फिर तड़पते रहो, फिर शादी हो चुकी है, बाल बच्चे, उनका पेट परिवार पालने बड़ा के हो लिए गया, ऑटो चलाओ, इस तरह के और वो ऑटो भी चोरी हो गया, ऑटो भी चोरी ये हो इधर गया। आंदोलन में आए, उधर ऑटो चोरी हो गई। और आप लोगों ने आंदोलन जंतर मंतर पे किया हुआ है? कब किया था सर? ये आंदोलन था हमारा सर, जैसे हमारा ये फर्स्ट पैनल आए थे ना, लगभग 2023 में। हाँ, जब यहाँ जब पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था ना, उसी टाइम हम ये यहाँ बैठे थे जंतर मंतर। लेकिन देखो, मीडिया के मारो गोली, मीडिया तब तक नहीं उठाएगी चीजों को, हमारी चीजों को, जब तक मीडिया मजबूर ना हो जाए। इन्होंने अभी भी ये एसएससी रेलवे का आंदोलन थोड़ी उठाया, वो तो जब ये लाइव जाते थे और कमेंट में बच्चे 10,000 गालियां दबा के नहीं देते थे, 10,000 कमेंट होते थे और सारे के सारे इन चीजों पे, तब ये लोग आए हैं। देखो अभी तक क्या हुआ मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन अब मैं एक चीज की जिम्मेदारी आप सबके साथ लेता हूं। एक तो सारे टीचर्स के साथ वीडियो बनवाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। अगर अब आप जंतर मंतर पे बैठेंगे तो सारे टीचर्स भी पहुंचेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे, ये मेरा काम है। और दूसरा, आप लोगों की अभी मैं बात कर रहा था, ये बच्चे दिल्ली आए हैं, देखो इनका रोज का आना जाना है। कभी इधर, अगर किसी ने कह दिया ना कि विपिन मुखिया जी एक एमएलए हैं और वो करवा सकते हैं, तो ये बच्चे बिहार चले गए। फिर इन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं, आप मांझी के पास चले जाओ, मांझी जी के पास चले जाओ, आप रामविलास पासवान जी के बेटे के पास चले जाओ, ज्योतिराज सिंधिया के पास। ये इन्होंने एक आदमी नहीं बख्शा है, सबके पास जा जाके इन्होंने सारे दरवाजों पर अपनी फाइलें रखी हैं। और ये लोग बेरोजगार हैं, आने जाने के लिए कोई पैसा नहीं है इनके पास। 2 बार सर हम थाने भी जा चुके हैं सर, हमें पुलिस पकड़ के भी ले गई है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जब हम मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें पकड़ के थाने ले गए कि आप, हाँ बिल्कुल, कि आप यहाँ मत रहिए, आपका कुछ काम नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो आपको जेल में डाल के आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा और आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमें सर धमकी भी दी गई। हम थाने में भी जाके बंद हुए सर, देश में ये व्यवस्था कि हम अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं सर सही तरीके से, जो हमारी नौकरी है उसको नहीं। इस बार आप लोग जंतर मंतर पे एक तो परमिशन लो, ठीक है। अभी हम ये ट्विटर कैंपेन करते हैं 27 तारीख का, अगर 27 तारीख के ट्विटर कैंपेन में अगर ये जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाकायदा जंतर मंतर पे परमिशन लेके और आप लोग बैठो, क्योंकि आप 314 बच्चे हैं, है ना, और हम लोग पूरा साथ रहेंगे, पूरा पूरा एकदम आगे रहेंगे। एक टीचर पहुंचेगा और स्टूडेंट पहुंचेंगे। इस बार इस तरह से चीजें खराब नहीं होंगी। इस बच्चे को मैं देख रहा हूँ जब से मेरे साथ बैठा हुआ 2 घंटे से, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहाँ का रहने वाला बच्चे? मैं सर बांदा जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर, और 2-2.5 साल हो गया सर, बराबर जहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी हुबली जहाँ से हमारा फॉर्म भरा है वहाँ जा रहे हैं, और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं, तो होटल में जॉब भी कर रहे हैं। क्या करते हो? जी सर, फ्रंट ऑफिस में रहते, रिसेप्शन। अच्छा जी। और इस नौकरी के लिए दर भटक भी रहे हो? जी। देखो ये क्या नाम बताया? सतीश जो है, शायद ये कैमरा कभी दिखा नहीं पाएगा इसका दर्द। ये बच्चा है, ये इनकी कहानी सुन के वो रो रहा है, क्योंकि सबकी कहानी सेम है। ये बच्चा है, ये अपना दर्द बयां कर गया और इसके आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन वो ऐसा चेहरा है, मैं उसको शुरुआत से नोटिस कर रहा हूँ 2-2.5 घंटे जब से हम बैठे हुए हैं, कि ये वो है कि इसके अंदर इतना भरा हुआ है, इतना मैंने भी जीवन का अनुभव ले लिया, इतना भरा हुआ है कि जिस दिन ये फटा उस दिन फट ही जाएगा ये सब कुछ। तो दर्द को मतलब एक लिमिट तक लेके जा चुके हैं। आप सोच रहे हैं, अगर किसी ने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया से मिलना है, ये सारे बच्चे इकट्ठे होकर ज्योतिराज सिंधिया से पहुंच गए। ज्योतिराज सिंधिया के पास ये गए, बोले जी कल आएंगे। तो पूरी रात ये कहाँ रुकेंगे? किसी गुरुद्वारे में रुकेंगे, किसी स्टेशन पे रुकेंगे, कहाँ रुके बेचारे? आधी बार तो पुलिस उठा लेती है, तो ये बेचारे किसी होटल का कमरा लेते हैं। किस तरीके से अरेंजमेंट करना होता है। और पता है, वो कहते हैं ना कि ये तो बाप ही जानता है कि बाप ने बाप का किरदार निभाया कैसे। बाप का किरदार निभाना आसान काम नहीं है, ये लोग उस किरदार को निभा रहे हैं। और मैं असली मुद्दे पे भी एक एक चीज आपको समझाऊंगा, आप बस इनका दर्द सुनते रहिए। एक बार सुन लेंगे ना तो भी इनको तसल्ली मिल जाएगी। देखिए मेरी कोई औकात तो है नहीं,
ना मैं रेलवे मिनिस्टर, ना मेरी इतनी आवाज है कि मैं वहां तक अपनी बात को बोलूं और पहुंच जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ मुझे ही बता रहे हैं और इतना दिल से बता रहे हैं मेरे को कि जैसे इनको लगता है कि मैं कर दूंगा इनके काम को, जबकि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है उस लेवल की, कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। लेकिन ये इस तरीके से मतलब भटक चुके हैं, टूट चुके हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने आप से, कि मुझे तक भी उस सिंसियरिटी से बता रहे हैं जैसे मेरे पास वो अथॉरिटी और मैं ये काम करा दूं। मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास है, और आपके पास एक अथॉरिटी है। साला पकड़ पकड़ के पहुंचाओ, पकड़ पकड़ के लोगों तक ये बातें पहुंचाओ कि बच्चे किस दर्द में जी रहे हैं। बता बच्चे कुछ और सतीश बताना चाहे तो। 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें यही 10 से 15 दिन तो सर कभी हुबली रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, तो 6-7 हजार पेमेंट होता है, उसमें भी सर घर नहीं चला पा रहे हैं। 2 साल हो गए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां जहां जाना हो, जहां जहां जाने के लिए बोलते हर जगह जाते हैं, बस किसी तरह से नौकरी हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा सर कुछ। नहीं, अब होगा, अब होगा, और सरकार को देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा और नौकरी भी देनी पड़ेगी। और ये सच में गलत हो रहा है। आप बताएं बच्चे। मेरा नाम सर विद्याधर चाहर है, मैं चूरू राजस्थान से आता हूँ। सर मेरा भी पापा जी वो किसान है, मैं एक भी गरीब परिवार से आता हूँ। हमने 4-4, 5-5 साल तैयारी करके एक एग्जाम फाइट किया। एक इस कंपटीशन के जमाने में एक बच्चे के लिए एग्जाम फाइट करना, आप भी जानते हो सर, आप टीचर हो और हम भी जानते हैं कितना कितना कठिन काम है। बहुत कंपटीशन हो रखा है, और उस कंपटीशन में हमने सब कुछ फाइट किया। हमने एग्जाम फाइट किया, पीटी पास किया, मेडिकल पास किया, 1/1 रेशियो में मेरिट में भी आए। उसके बाद भी सर ये नौकरी नहीं दे रहे। इनके हिसाब से तो हम सर कुछ नहीं है, हमारी जो वैल्यू है मैं इनके लिए कहना zero। चाहता हूँ सर, बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि सबको सरकारी नौकरी कहाँ से सरकार देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबको नहीं दो, तुम्हारी क्राइटेरिया में जो फिट है, जो पास हुआ, उसको तुम अगर नहीं दे रहे हो तो कितने शर्म की बात है। और जो वैकेंसी जो आपने तुम निकाली मांग है, रहे हो वो सब तुमको फुलफिल करके ये दे रहा है। और तब 6-6 साल देखिए कहाँ, ये इन सब की दर्द सुनने के बाद तो लगता है कि यार क्या मतलब, बताइए, इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ग्रुप डी की नौकरी, अब बहाली निकालते हैं, हर साल बताते हैं कि करोड़ों हमने नौकरी दी, इस डाटा को जोड़ देते हैं, और हकीकत में यह है कि उनको आप ज्वाइन तक नहीं कराते। और अब मैं एक एक सिलसिले से इन सारे मुद्दों को उठा लेते हैं। और ये वो लेटर्स हैं जो सरकारी अथॉरिटीज को इन्होंने दिए हुए हैं, और मैं उसी चीज को बता देता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। मेरे बच्चों, नोटिफिकेशन आया है 2019 का ग्रुप डी का, और रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स वाज रिलीज। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो तरीका था वो स्टार्ट होने के बाद मार्च 2019 में खत्म हो गया। फिर हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटर्न एग्जाम, बीच में कोविड आ गया, तो 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे उसका एग्जाम हुआ 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक ही पेपर हुआ। मुझे लगता है ये भी आंदोलन भी हुआ था। हाँ, आंदोलन के बाद एग्जाम हुआ था। आंदोलन के बाद एग्जाम, जब वो टीचर्स पे FIR कटी थी। सर ये वैकेंसी आने से पहले भी आंदोलन हुआ था। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर एग्जाम भी हुआ, जब इनको याद दिलाया बच्चों ने आंदोलन करके। अब उस समय क्या था, बच्चे ज्यादा थे, संगठित थे, बहाना लेके टक्कर गया। हाँ, दिया गया कि कोरोना हो गया है। और एक दिक्कत बच्चों की भी है, अब बच्चे उतने यूनाइट नहीं है। नहीं, उस समय संगठित थे कि भाई वैकेंसी करवानी है, फिर एग्जाम करवानी है। अब जो फेल हो गए, अब उनको लगता है भाई ये सब पास है तो मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। लेकिन बारी सबकी आएगी। आज आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी भी बारी आएगी, फिर भटकोगे। इसीलिए संगठित होना बहुत जरूरी है। फिर ये कह रहे हैं कि इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक एग्जाम चला। उसके बाद इनका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ, जिसे हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं, PET। वो 29 जनवरी 2023 से स्टार्ट होके 6 फरवरी 2023 तक कंडक्ट हुआ। उसके बाद जब पैट हो गया, फिर इन्होंने एक मेरिट लिस्ट निकाली और उसमें 1/1 का इन्होंने रेशियो रखा। 1/1 का मतलब हुआ कि 7167 सीटें थी, और फिजिकल टेस्ट के बाद इन्होंने कैंडिडेट भी 7167 ही क्वालिफाई करा। एक बोर्ड में सर, हाँ, हुबली बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हुबली बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे इनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई है। साउथ वेस्टर्न रीजन, रेल्स सोदा हुबली,
ये यहाँ की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हर एक बच्चे का डीवी हुआ, और डीवी और मेडिकल टेस्ट दोनों हुए। असम में भी ये फिट है। 20 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2023 तक इनका डीवी भी हुआ और मेडिकल टेस्ट भी हो गया। यानी 1/1 का रेशियो था। अगर 7,167 सीटें थी तो उतने ही बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए फिजिकल के बाद। उसके बाद फिर इनका डीवी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। मेडिकल क्राइटेरिया फिटनेस का अलग अलग था, जो सब बच्चों का इनका क्वालिफाई हो चुका है। सर इन्होंने हमारा मेडिकल लेने के बाद में B2C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें इनकी करीबन अप्रोक्स 500 सीट्स थी, लेकिन इन्होंने B2C1 के जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो बच्चे थे उनको, जैसे हम जैसे जो लड़के हैं उनको फिट दिया गया कि आप B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट हो। ठीक है। उसके बाद में और कुल मिला के जो मेडिकल की कैटेगरी होती है ये A2 से लेके A2, A3, B1, B2, C1, ये इनकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट कैटेगरी पाई गई है कि अगर कोई भी बच्चा इस कैटेगरी से लेके A2 से C1 तक होगा वो फिट माना जाएगा। और ये सारे बच्चे B2 और C1 कैटेगरी में फिट पाए गए। हाँ। इसके बाद में सर इन्होंने हमें एक नोटिफिकेशन निकाल के बताया गया कि आप B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट पाए गए हो, और हम 1/1 रेशियो जो होता है जिसमें एक सीट पे एक बच्चा है उसमें आप सर सेलेक्टेड हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी फिट यानी सही पाए गए हैं। इसके बाद में सर इनका एक नोटिफिकेशन आता है कि आप 344 ऐसे लड़के हो जिनको अभी हमारे पास में B2C1 की वैकेंसी की कमी की वजह से आपको हम इम्पेनल कर रहे हैं कि हमारे पास आपके लिए सीट नहीं है, चाहे आप मेरिट में ही क्यों ना हो।